हेलो अस्सलाम वालेकुम टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग बनाया है। होपफुली आप लोग को अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बस यहाँ नाश्ते से फ़ारिग होकर फ़ौरन से जो मैंने काम अपने सोचे हुए थे तो उनमें लग गई थी। ऐसा मेरे साथ होता है कि नाश्ते से फ़ौरन फ़ारिग होने के बाद अगर मैं अपने कामों में लग जाती हूँ तो मेरा डे बहुत अच्छा गुज़रता है, मतलब फुल ऑफ़ एनर्जी गुज़रता है। जो काम मैंने सोचे हुए होते हैं वो सब अकम्प्लिश हो रहे होते हैं। और अगर थोड़ा सुस्ता लूँ तो फिर पूरा दिन ही बहुत ही सुस्त गुज़रता है। तो इसलिए मेरी कोशिश यही होती है कि जब एनर्जी फुल है ना तो तभी उस एनर्जी को यूटिलाइज़ भी कर लिया जाए। और यहाँ मेरे शहज़ादे मेरे साथ साथ हैं और मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ वो मेरे पीछे पीछे आते हैं। तो बस मैं भी उनको अपने साथ इन्वॉल्व करने की कोशिश करती हूँ ताकि जो है वो उनका भी ध्यान बटा रहे। छोटे छोटे टास्क दे देती हूँ कि ये चीज़ वहाँ रख दें या वहाँ से उठाकर मुझे दे दें, तो उनको बड़ा एक बहुत हैप्पीनेस फ़ील होती है ये छोटे छोटे टास्क कंप्लीट करने के बाद। तो बस ऐसे ही चलता है। और कराची शहर में आजकल इतनी ज़्यादा जो है वो डस्ट आने लगी है कि वैसे मौसम थोड़ा ह्यूमिड था लेकिन एक हफ़्ते से बहुत ड्राइनेस हो गई है जिसकी वजह से डस्ट भी बहुत ज़्यादा हो रही है। अमूमन ऑल्टरनेट डेज़ के ऊपर डस्टिंग कर लो तो गुजारा हो जाता था, लेकिन अब ऐसी नौबत आ गई है कि सुबह करो तो रात में फिर से डस्ट। गर्मी भी दोबारा से होने लगी है, दिन में तो बहुत ही ज़्यादा होती है। वैसे बड़े बूढ़ों की मिसाल है कि जब मौसम तब्दील होने लगता है तो वो अपना पाँव पटकता है। जैसे जब गर्मी जाने लगेगी तो पाँव पटकेगी, जब सर्दी जाने लगेगी तो पाँव पटकेगी। तो क्योंकि विंटर्स वैसे भी अब आने ही वाले हैं तो शायद गर्मियाँ अपने पाँव पटक रही हैं। तो खैर ऐसी बातें कभी कभी सुनने में और करने में मज़ा आता है। तो बस यहाँ सफाई के मामलात भी साथ साथ चल रहे हैं और बस आखिर में यहाँ की मॉपिंग रह गई है। तो बस ये आधा घंटा लगता है इन सब कामों में और ये सारे काम निमट जाते हैं। बस ये सारे काम निपटा कर फिर मैं आ गई थी किचन के अंदर। और सबसे पहले उठते के साथ ही जिस दिन मुझे गोश्त या चिकन बनाना होता है तो मैं उसको डीफ्रॉस्ट करने रख देती हूँ, सो दैट बाय द टाइम मैं जब तक किचन में आती हूँ कुकिंग के लिए तो वो डीफ्रॉस्ट हो चुका होता है और उसको आराम से हम फिर पकाने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। काफ़ी दिन हो गए थे कोई शोरबे वाला सालन नहीं खाया था, तो बस इसलिए सोचा कि आज जो है वो भिंडी गोश्त बन जाएगा। कराची में फिर से गैस की लोड शेडिंग स्टार्ट हो गई है और कभी कभी तो बिल्कुल गैस ज़ीरो हो जाती है। आप भी अपने सिटी के नेम के साथ मेंशन करें कि आप लोगों के एरिया में कब कब और कितनी कितनी गैस की जो है वो लोड शेडिंग हो रही है। सर्दियाँ आई नहीं और गैस की लोड शेडिंग स्टार्ट हो गई। पहले तो गोश्त का कुछ भी बनाने से पहले मैं इतनी दफ़ा सोचती थी कि बनाऊं या नहीं बनाऊं, क्योंकि जिस दिन गोश्त का सालन बना दी थी तो मुझे ऐसा लगता था मेरा पूरा दिन ही कंज्यूम हो गया है, क्योंकि गोश्त गलने में पहले 2 घंटे लगते हैं, उसके बाद उसको मज़ीद भी थोड़ा सा प्रेप और करना पड़ता है। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि मैंने प्रेशर कुकर ख़रीद लिया है और उससे मुझे बहुत ज़्यादा सहूलत हो गई है। तो गोश्त मेरा तकरीबन 20 मिनट में गल जाता है और अगर गोश्त की भी हंडिया होती है तो वो भी मेरी पूरी 1 घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाती है। बस यहाँ मेरा गोश्त भी सारा धुल गया था तो अब बस मैं झटपट जो है वो जो भी कटिंग वगैरह करनी होगी सब्ज़ियों की वो करूँगी और फिर इसको सौन कर चढ़ा दूँगी। यहाँ मैं थोड़ा इन्फ़ो देती हूँ कि सौन के चढ़ाने का क्या मकसद होता है। नॉर्मली तो हम लोग लाइक अपने घर में पहले ऑयल के अंदर जो है वो प्याज भूनते हैं, थोड़ा सा सौते करते हैं, उसके बाद मसाले डालते हैं, उसको भूनते हैं, फिर उसके बाद जो भी हमें गोश्त या चिकन ऐड करना होता है हम वो करते हैं, उसको भूनते हैं, फिर हम गलने का थोड़ा सा पानी डालते हैं और फिर उसको गलाते हैं। लेकिन सौन के जब हम चढ़ाते हैं तो बेसिकली उसमें होता ये है कि आपकी प्याज, मसाले, गोश्त या चिकन जो भी आपने पकाना है वो, और साथ में टमाटर भी अगर ऐड करने हैं तो वो डाल के और अच्छा खासा गलने का पानी डाल के और आप उसको चूल्हे पे जितनी देर गोश्त गलता है उतनी देर के लिए पकना छोड़ देते हैं। उससे ये मुझे बहुत आसानी हो गई है और अब तो मैं नॉर्मली सारे ही खाने जो है वो जिसमें गोश्त के जो सालन होते हैं वो तो मैं सौन कर ही चढ़ाती हूँ। बस यहाँ पर मैं गोश्त की भी थोड़ी सी छोटी बोटियाँ कर रही हूँ। थोड़ा सा छोटे साइज़ की जो बोटियाँ होती हैं वो एस्थेटिक लगती हैं खाने में, और स्पेशली जो है वो जब गोश्त की बात आती है तो गल भी जाता है आसानी से। अच्छा, ये जो है ना ये हड्डी वाला गोश्त है। दिखने में तो वैसे ये ज़्यादा अमाउंट में लग रहा है लेकिन ये इतना ज़्यादा है नहीं क्योंकि इसमें बोन्स भी हैं। तो
मुझे बोन्स वाला गोश्त अच्छा लगता है, मतलब मुझे रूखा गोश्त अच्छा नहीं लगता। हड्डियों के साथ जो बोटी होती है ना, वो इतनी सॉफ्ट और जूसी और इतनी टेस्टफुल होती है कि दिल ही नहीं चाहता मेरा तो कभी भी कि मैं जो रूखी बोटी होती है ना तो मैं वो खाऊं। अच्छा, मेरे जो हस्बैंड हैं वो ऑपोजिट हैं, उनको जो है वो रूखी बोटी अच्छी लगती है, चाहे वो चिकन हो या गोश्त हो। तो ये हमारा अच्छा कॉम्बिनेशन है कि अगर हम किसी भी प्लेटर के अंदर जो हड्डी वाली बोटी होती है वो तो फ़ौरन से मैं ही ले लेती हूँ, और उनको पता ही होता है कि वो मैंने ही लेनी है, और जो रूखी बोटी होती है वो मैं इनके लिए रख देती हूँ। मेरे हस्बैंड ही नहीं, मेरे ससुराल में इनफैक्ट सभी लोगों को जो है वो जो चेस्ट वाली जो बोटी होती है चिकन के अंदर, और जो गोश्त में जो रूखी बोटी होती है वो उन लोगों को पसंद थी। तो जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे ससुराल में सिर्फ़ और सिर्फ चिकन के अंदर चेस्ट पीस आता था, कभी भी जो है वो थाई और लेग्स ये सब चीज़ें नहीं आती थी। लेकिन फिर क्योंकि मुझे जो है वो थाई पीस पसंद आता था और लेग पीस पसंद आता था चिकन के अंदर, तो तब मेरी सास ग्रॉसरी करने के लिए जाती थी, तो वो जो है मेरे लिए अलग से जो है वो लेग पीस डलवाती थी और थाई पीस डलवाती थी। खैर, ये छोटी छोटी बातें होती हैं आपकी जब नई नई शादी हुई भी होती है, जब अगर आपके इन लॉज़ की तरफ से कोई भी ऐसी छोटी मोटी कोई बात हो तो ये आई थिंक ज़िंदगी भर के लिए आपके दिल में घर कर जाती है, क्योंकि वो टाइम पीरियड आपका ऐसा होता है क्योंकि आप एक अपनी जगह छोड़कर एक नई जगह आए हुए होते हैं, आपका दिल वैसे ही छोटा हुआ होता है, स्पेशली खाने पीने के मामलात में। तो उस टाइम पे अगर आपको कोई ऐसा सपोर्टिव रोल मिल जाए तो आपको एक बहुत दिली तसल्ली मिलती है। तो उस वक्त अगर आपको कोई भी छोटे छोटे जेस्चर्स हों, चाहे अच्छे या बुरे, तो वो हमेशा आई थिंक आपको याद रहते हैं। चलो भाई, बहुत बातें हो गई बोटियों के ऊपर, अब आ जाते हैं कुकर के ऊपर। तो ये मुझे जब मैं कुकर ख़रीदने के लिए गई तो मुझे पता चला कि कुकर्स के अंदर भी जो है वो साइज़ेस आते हैं। बेसिकली इसके अंदर मैंने सोनिक्स का ख़रीदा था, तो उसके अंदर जिस शॉप से मैंने ख़रीदा था वहाँ पे 4 साइज़ेस अवेलेबल थे, 5, 7, 9 और 11। तो मुझे तो वैसे 5 साइज़ का बहुत अच्छा लग रहा था, छोटा सा क्यूट सा, और मेरी फ़ैमिली के हिसाब से मुझे बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। लेकिन मेरी अम्मी ने मुझे इंसिस्ट किया कि तुम्हें दरमियाने साइज़ का लेना चाहिए, सो दैट कभी ऐसा होता है कि आपके घर में दावत है या आपको थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में कोई चीज़ बनानी है किसी के लिए, तो आई थिंक आपको दरमियाने साइज़ का लेना चाहिए। तो खैर मैंने उनका कहना माना और मैंने 7 नंबर साइज़ का जो है वो कुकर ख़रीदा। और इनफैक्ट आई थिंक ये मैंने एक बेस्ट डिसीजन लिया अपनी लाइफ का कि मैंने एक प्रेशर कुकर ख़रीद लिया। मेरी ज़िंदगी आसान हो गई है, लिटरली बताऊँ। जिन के घरों में नहीं है, आई होप कि वो लोग फ़ौरन जो है ना ये मेरा व्लॉग देखकर जल्दी से जाकर जो है ना प्रेशर कुकर ख़रीद लेंगे। अब बस ये किचन में थोड़े से बर्तन भी थे तो साथ साथ इसको भी साफ़ कर लेंगे और थोड़ा किचन भी समेट देंगे। वैसे मैं अपना किचन हाथ के हाथ समेटती ही रहती हूँ, और जितने भी बर्तन होते हैं वो भी हाथ के हाथ ही धोकर रखती रहती हूँ, वरना अदरवाइज़ बर्तन धोना एक अलग से एक काम बन जाता है। और रात को मैं पूरा अपना किचन नीट एंड क्लीन कर सोती हूँ। तो इस टाइम पर जो मेरे बर्तन होते हैं वो अमूमन ब्रेकफ़ास्ट के ही हमारे बर्तन होते हैं, तो बस वो भी मैं हाथ के हाथ धो लेती हूँ। लेकिन आप कितने ही बर्तन धोते रहें, मैंने ये देखा है बर्तनों में बरकत बहुत होती है, चाहे घर में 3 लोग हों या 10 लोग हों, बर्तन बहुत होते हैं। खैर, सैल्यूट टू ऑल द होम मेकर्स जो अपना किचन नीट एंड टाइडी रखती हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही थैंकलेस जॉब है जिसमें आपको सैटरडे और संडे भी ऑफ़ नहीं मिलती, और फिर भी ये सुनने को मिलता है कि तुम घर बैठ के करती ही क्या हो। वेल, मैं यहाँ पर अपनी बात नहीं, यहाँ पर जनरल पॉपुलेशन की बात कर रही हूँ।
हमज़ा के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया। हमज़ा के लिए भी मैं रिसेंटली एक कलरिंग बुक लेकर आई हूँ, उनको इंट्रोड्यूस करवाई है कलरिंग बुक और कलर्स, सो दैट थोड़ी बहुत उनके साथ एक अच्छी एक्टिविटी करके जो है वो टाइम स्पेंड किया जाए। फ़िलहाल तो उसमें कलरिंग अभी मैं ख़ुद ही कर रही हूँ क्योंकि अभी ही इज़ नॉट यूज़ टू इट, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर है इनको भी आदत हो जाएगी इस चीज़ की। और कलरिंग करते करते मुझे एहसास हुआ कि काफ़ी अर्से के बाद मैंने शायद कोई बुक कलरिंग बुक के अंदर कलर्स किए, और जब मैंने वो कलर्स किए तो आप बिलीव नहीं करेंगे, शायद बच्चों के लिए तो एक ये बहुत एक्साइटिंग एक्टिविटी होगी ही, लेकिन मुझे अपनी एंग्ज़ाइटी लेवल्स और स्ट्रेस लेवल्स रिलीफ़ होते हुए लगे। तो ये सब कुछ करने के बाद मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ कि मैंने कहीं पढ़ा था कि कुछ पैटर्न्स होते हैं अगर वो हम बनाएं, या कुछ पैटर्न्स होते हैं अगर उसके अंदर हम कलरिंग करें तो हमारा, क्योंकि पूरा कंसंट्रेशन उसमें चला जाता है, तो हम ये हमारे एंग्ज़ाइटी लेवल्स के लिए बहुत अच्छा साबित होता है। और ऑल्दो ये एक नॉर्मल सी कलरिंग बुक है, तो मैंने तो जब इसमें कलरिंग करना स्टार्ट करी मोहम्मद हमज़ा के साथ, तो मुझे तो ऐसा लगा कि थोड़ी देर के लिए मैं बिल्कुल खो सी गई कलरिंग के अंदर, और बहुत अरसे के बाद किए तो बहुत मज़ा भी आया। तो अगर हम दिन में थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकाल लें कि बच्चे के साथ मिलकर कलरिंग कर लें, तो इसमें बच्चे को भी टाइम दे देंगे और हमारा ख़ुद का भी फ़ायदा हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने भिंडियाँ भी काट ली थी। अच्छा, भिंडियों को काटने का मेरी अम्मी ने मुझे तरीका हमेशा से बताया हुआ है कि इसका जो सर होता है उसको एक ट्रायंगुलर पर्टिकुलर शेप में काटते हैं, और उसकी जो टेल होती है वो थोड़ा सा एंड निकालते हैं। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन आई थिंक उससे लुक और टेस्ट मुझे लगता है कि शायद अच्छा आता है, तो मैं हमेशा इसी तरह ही कोशिश करती हूँ कि मैं काटूँ। और बस फिर यहाँ पर इसमें भिंडियाँ डाली और यहाँ पर अपना खाना मैंने तैयार किया, और मैं अपना ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ। होपफुली आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे आप जो वीडियोस देखना चाहते हैं जिस कंटेंट्स के ऊपर, तो वो प्लीज़ मेंशन करें, सो दैट मैं उन्हीं कंटेंट्स के ऊपर अपनी वीडियो बनाऊँ। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।